नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से इस म्यूचुअल फंड शो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, जिसे जानने के बाद आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रियल टाइम अपडेट के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार अमेरिकन बिलियनियर स्कॉट कुक ने कहा था, म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जिसे यूज करते ही इन्वेस्टिंग काफी आसान बन जाता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर को इंडिविजुअली स्टॉक्स को सिलेक्ट करना नहीं होता और वो लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट रिटर्न को भी जनरेट कर लेता है। तो आगे हम ऐसे कुछ क्राइटेरियाज को देखने वाले हैं जिसे यूज करते ही आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उन सब क्राइटेरियाज को देखते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिलने वाले स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, या फिर वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जिन स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जो तीसरा कैटेगरी है ये रिलेटिवली लेस रिस्की माना जाता है, क्योंकि इस स्कीम में बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन केस अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक फिक्स्ड इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। और जो आखिरी स्कीम है, इसमें जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो बोथ इक्विटी और बॉन्ड सेगमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें आप फिक्स्ड इनकम के मुकाबले ज्यादा रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिलेटिवली ज्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है। किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसके पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि पास्ट रिटर्न को चेक करते हैं, लेकिन यह पैरामीटर एक सही स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए काफी नहीं। आप उस केस में हाई रिटर्न के मुकाबले उसके रिटर्न में देखे गए कंसिस्टेंसी को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसके बाद आपको लॉन्ग रन में एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट करने में काफी आसानी हो सकती है। डिफरेंट इक्विटी स्कीम को कंपेयर करते वक्त आप उनके फी स्ट्रक्चर को भी चेकआउट कर सकते हैं। स्कीम का एंट्री लोड, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो कितना है वो डिसाइड करता है कि आपका जो नेट रिटर्न होगा वो कितना होगा। अगर आपने इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप उस केस में इंडेक्स फंड को प्रिफर कर सकते हैं, और अगर आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है तो आप एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप उस सिनेरियो में सेक्टर स्पेसिफिक फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलने की भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स के बारे में। इन्हें सिलेक्ट करते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी लॉक इन पीरियड कितनी है। ज्यादातर केस में ये ना के बराबर होती है, लेकिन इससे पहले आप इनमें इन्वेस्ट करें तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप कितनी जल्द इनमें से अपना एग्जिट ले सकते हैं। इस केस में आप एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, और इनमें डिविडेंड पे आउट पे आपको कोई भी टैक्स पे आउट नहीं करना होता। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी कैपिटल गेन को हासिल करते हैं तो उस केस में आपको इसमें टैक्स पे करना होता है, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड आपको 6 महीने के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ज्यादातर लोग का यह मानना है म्यूचुअल फंड स्कीम्स ज्यादातर रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन यह बात एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि इनके साथ ऐसे कई सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न और उसके वोलेटिलिटी को पिछले कुछ सालों में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है शार्प रेशियो। इसमें हम फंड के रिटर्न को उसके रिस्क प्रोफाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस केस में अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो उस स्कीम ने अपने रिस्क प्रोफाइल के मुकाबले अच्छा परफॉर्म किया है। अगला जो पैरामीटर है उसे बोलते हैं अल्फा, और ये वो एक्सेसिव रिटर्न है जिसे फंड हाउस ने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले जनरेट किया होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी फंड हाउस की अल्फा 11% है तो उसने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बेंचमार्क इंडेक्स से 11% ज्यादा रिटर्न जनरेट किया होता है। इसके बाद जो आखिरी पैरामीटर है वो है बीटा वैल्यू। इसके मदद से हम फंड की जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है उसे बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी फंड हाउस की बीटा वैल्यू 1.2 है तो आपको अगर मार्केट में 10% अपसाइड या फिर डाउनसाइड देखने को मिलता है तो उस फंड हाउस में आपको
12% का एक चेंज अपसाइड या फिर डाउनसाइड में देखने को मिल सकता है। आखिर में आपको ये अपने आप से पूछना है कि आप किस वजह से एक स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं। क्या वो अफोर्डेबिलिटी है, यानी आप कम से कम अमाउंट में अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो कि डाइवर्सिफाइड हो और जिससे आप एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट कर सकें, या फिर आप एक फ्लेक्सिबल प्लान की मदद से अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं जिससे आप हर महीने एक SIP मोड में अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहते हैं, या फिर आप एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की मदद से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करवाना चाहते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की मदद से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करवाना चाहते हैं जो कि डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सके, या फिर आप अपने जो एसेट्स हैं उन्हें डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इन सभी केसेस में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है या फिर आपको इंडिविजुअल स्टॉक को ट्रैक करने में और उन्हें रिसर्च करने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने लिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।